बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि फ्रीजिंग हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। कराची से लेकर गिलगित तक यही सिचुएशन है। नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त प्लेन एरिया जिसमें पंजाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त सर्दी बढ़ गई है। कराची में भी लहर है, तो देखते हैं कितने दिन तक ये जारी रहती है। लेकिन सिर्फ सर्दी नहीं बढ़ी है, खास तौर पर पंजाब के इलाकों में धुंध जो है, वो जिसे कहते हैं ना अंधाधुंध धुंध जो है वो नज़र आ रही है। कल रात से ही लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में और दूर दराज के इलाकों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ धुंध ज़्यादा आ जाती है। मोटरवे, एयरपोर्ट रनवे जो है वो उससे मुतासर होता है, ट्रैवलिंग मुतासर होती है। सो ऐसे में सिर्फ ये कहा जाता है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और धुंध में ट्रैवल गैर ज़रूरी करने से परहेज करें ताकि आप लोग सेफ रहें। बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी गुज़िश्ता चंद दिनों में, कुछ हादसा भी हुए मोटरवे पर। इसी वजह से अब मोटरवे को बंद किया गया है उन औकात में जब जिस वक्त धुंध ज़्यादा होती है। लाहौर मोटरवे और इसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके शदीद धुंध थी। फिर इसके अलावा बहुत सी दूसरी अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पर भी धुंध होती है। तो फिर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल और फिर रफ्तार आहिस्ता रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी दफ़ा, आज सुबह भी जो मैं आ रहा था तो धुंध थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर लोगों की जो स्पीड है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो एहतियात आपने करनी है। इसी के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, मुल्क में क्या हुआ, कौन कौन से टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शो ऑफ हैंड के लिए इलेक्शन अदालत जाएंगे। बिलावल भुट्टो का और मरीम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पीटीएम के कामयाब जलसों के बाद हुकूमत की बौखलाहट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेट में किसी को ऐसे गैर आने हथकंडे ना दोहराने पर इत्तेफाक। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस पेट्रोल पंप सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, 24 घंटों में 71 अफराद जान की बाजी हार गए। 2545 नए केसेस भी रिपोर्ट। पोलियो से बचाव के लिए टीका जात की खसूसी मुहिम का आगाज। पोलियो से बचाव के टीके कतरों से ज्यादा मुफीद करेंगे, इस पर आज प्रोग्राम में बात। अफगानिस्तान में जंग बंदी के लिए एक और कोशिश। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात। अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर खारजा ने कहा, हम चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उधर वज़ीर आज़म और अफगान सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। और बेसारत से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी। पेशावर के नौजवान इंजीनियर ने ऐसे जदीद दस्ताने तैयार कर दिए जिसकी मदद से बेसारत से महरूम अफराद बगैर सहारे और छड़ी के चल फिर सकते हैं। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कल होने वाली एक्टिविटीज में किस पॉलिटिकल लीडर ने क्या कहा। पूरी काबीना जाहिल है। सेनेट का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी से होता है। मुमकिन ही नहीं है कि शो ऑफ हैंड के साथ यह इलेक्शन हो सके। पेपर और खुफिया बैलेट पेपर के जरिए ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई आईनी तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन के किसी शिक की तशरीह तो कर सकती है, लेकिन वो आइन को तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखती और नहीं इस किस्म के केस को सुनने का उसके पास इख्तियार है। तो पहली एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मेजॉरिटी है, यानी ट्रेजरी और मेन ऑपोजिशन पार्टी, उन्हीं के सेनेटर्स आएंगे मुख्तलिफ असेंबली से और बिलखुसूस छोटे सूबों से। नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो 5-5, 6-6 MPs के साथ एक सेनेटर को सेनेट में भेजती रही है। लेकिन अगर ये तरीक़ेकार अपनाया गया तो नेशनलिस्ट पार्टीज को एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा
सेनेट के अंदर। हमारे कारकुन, हमारे लोगों के अंदर के जो जोश है, जो जज्बा है, वो आप सबके सामने है। इस हुकूमत और उनके नुमाइंदे इनका मुकाबला नहीं कर सकते और हमारा मुतालबा भी आप सबके सामने है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि कल जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, वो उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का, और मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी, सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखती है। नाअहल हुकूमत है। इमरान खान जिस चीज़ को कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिस चीज़ को मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। खान साहब जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना तो नहीं बनता, महंगी हो, सोने की कीमत हो जाती है उसकी। कि तेल को हाथ लगाया तेल महंगी, गैस को हाथ लगाया है गैस महंगी, बिजली को हाथ लगाया है बिजली महंगी। मतलब ये महंगाई खान नाम हो जाना चाहिए इनका तो ईमान से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई एक चीज़ ऐसी है, चीनी, आटा, टमाटर, आलू, अंडे, प्याज, कोई एक चीज़ है जो पीटीआई ने जिसकी कीमतें जो हैं वो डबल से ज़्यादा ना बढ़ाई हूँ। मैंने अगले 90 रोज़ के अंदर ये मुसाफिर खाना जिसमें 100 लोगों के बेड्स, उसके अलावा ओपन मुसाफिर खाना में जो खाना है वो तमाम लोग जो मर्जी यहाँ मौजूद हों हॉस्पिटल के ओपीडी के लिए या हॉस्पिटल के अंदर इस मुसाफिर खाना, उसके लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कंटिन्यूस खाना चलेगा। तो देखा आपने तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, और इसके साथ साथ जो अहम बात हमने देखी है वो ये है कि सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही है अब हर जगह पर कि सेनेट के इंतखाबात होंगे तो सही, लेकिन कैसे होंगे, क्या शो ऑफ हैंड होगा या नहीं होगा, और उससे पहले पीडीएम क्या करने जा रही है, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल हम अगर सेनेट इलेक्शंस की ही बात कर रहे हैं तो शो ऑफ हैंड कराने का जो मामला है, वफाकी हुकूमत हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अदालती रिलीफ मिलने की तवक्को कम है, आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। बिल्कुल। अब इसके बाद मामला आता है कि सेनेटर्स जिनके बारे में ये सारी बात हो रही है, क्योंकि 52 सेनेटर्स होंगे जिनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका होगा, 6 साल उनके मुकम्मल हो चुके होंगे। 12 मार्च को हुकूमती और अपोजिशन जमातों के सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर जब रिटायर होंगे तो उनमें 12 का ताल्लुक केपी से है और फिर 12 का ताल्लुक बलूचिस्तान से, जबकि सिंध और पंजाब के 11 सेनेटर्स भी इस दफ़ा रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल, और रिटायर हो जाएंगे और फिर आगे अगर शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शंस कराए जाते हैं तो फिर वो फेयर एंड स्क्वायर कि कौन किसकी साइड पर है वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। और फिर जो एक बड़ी कॉमन टर्म पूरे इस सेनेट इलेक्शन के दौरान यूज़ की जाती है हॉर्स ट्रेडिंग की, उसमें भी जिसे कहते हैं कि नफ़ी हो जाएगी और वो नहीं हो सकेगी। और इमरान खान साहब तो ख्वाह थे, जब वो गवर्नमेंट में नहीं भी थे तो वो ये कहते थे कि शो ऑफ हैंड के जरिए ही इलेक्शन होना चाहिए। अब ये मामला है क्या वाकई में उनको अदालत इस तरह से करने देगी, शो ऑफ हैंड की इजाज़त देगी या नहीं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक अलग बहस है। आईनी तरीकेकार में पॉसिबिलिटी इसकी है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। अली अहमद खुद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। मैडम आप कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप ठीक हैं? बढ़िया, आपकी नवाज़ है ना। जी सर, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड कराने का मामला, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस दायर करने जा रही है। सर कहिएगा आपकी राय क्या है, कानूनी राय क्या है इस पर, हो सकेगा, पॉसिबिलिटी है इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो राइट है वो तो गवर्नमेंट के पास है या किसी भी इंडिविजुअल के पास है, उसमें तो कोई ये है कि सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट की अदालतें जो है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है उनकी तशरीह के लिए जो है ये है, इस लिहाज से जब जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एक ऐसा वर्डिक्ट दे सकेगी जिससे ये क्राइसिस, ये मामला हल हो सके। सही गुरु साहब, लेकिन जो हुकूमत अब प्लान बना रही है उसमें आर्टिकल 226 की बात हो रही है कि इसमें तरमीम करना होगी अगर सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो करवाने शो ऑफ हैंड के जरिए। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आईनी पिटीशन दायर की जाएगी जिसके बाद बगैर आईनी तरमीम के इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। ये आईनी पिटीशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये नज़रसानी कर सकती है या फिर फैसला कर सकती है या फिर कोई डायरेक्शन दे सकती है? नहीं देखिए, इस वक्त तो गवर्नमेंट के पास और अपोजिशन के पास जो माहिरीन है, एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माहिरीन दोनों के पास मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर फिर मेरी गुजारिश ये है कि जो भी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिस भी हवाले से जाएंगे तो सामने कॉन्स्टिट्यूशन को रख के जो है वो पिटीशन ड्राफ्ट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन को रख कर ही जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ की प्रेयर की जाएगी या कोई चीज़ जो है वो मांगी जाएगी। जो एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट जो हाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है
बिल्कुल तो मैं तो नहीं समझता कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के साइड के, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करके उससे कोई अपने फेवरेबल कोई ऑर्डर ले सके। बिल्कुल सही। आप नहीं समझते कि शो ऑफ हैंड का ऑर्डर हो सके जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, और आइन में तरमीम के लिए डेफिनेटली पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन वो पहले कराना चाह रहे हैं, उसमें कानूनी इजाजत तो है, कुर साहब उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कैसे देखिए ना, अब बिल्कुल अभी और सिचुएशन क्या है, जो क्राइसिस है, जो एक बहुत बड़ा आईनी और बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट आइन साज असेंबली थी 1970 के इलेक्शन में, उसमें किसी के जहन में ये नहीं था कि इस किस्म की भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो इस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल खामोश है। अब जब वो ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस को हल करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। जब अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब पीपुल्स पार्टी ने कहा गवर्नमेंट की भी जो है फाइट करने को तैयार है, जब एक प्रोविंस ही नहीं है, एक प्रोविंस के मेंबर्स भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो आप किस तरीके से इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन करा सकते हैं? ठीक है, उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, कोई इतना सीधा। लेकिन कुछ साहब ये भी कहा जा रहा है, बहुत से आईनी माहिरीन ऐसे भी कह रहे हैं कि सेनेट जो है वो पाकिस्तान का हर सूरत बहाल रहता है, हर सूरत उसके इंतखाब होने हैं, सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, सेनेट का जो कार्रवाई है वो नहीं रुकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो बात तो ठीक है, सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, उससे तो कोई इनकार नहीं, मगर बात तो सेनेट के उसके डिसॉल्यूशन की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि सेनेट के इलेक्शन जो मार्च में होने हैं, ये एक रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जब उसमें नहीं है, एक प्रोविंस ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाकी जितने रिजाइन दे रहे हैं सब, इनमें से कोई उसको उस इलेक्शन में वोट कास्ट करने जा ही नहीं रहा, और उस लिहाज से वो सारे जो रिजिग्नेशन हैं वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास मौजूद है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में साफ ज़ाहिर है कि मामला और गंभीर होता जाएगा। ये तो सिर्फ अपने दिल को खुश करने की बात है कि ये मामला जो बिल्कुल अचानक सामने आया है, और पीडीएम के करारदादों की सूरत में और मुतालबों की सूरत में और उनके जलसे और उनके उसके बाद, तो ऐसे सूरत को इतना आसान नहीं है, ना तो कोई जो एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट के, उसको इतनी आसानी से हल कर सके। मेरे हिसाब से सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुद बजाते खुद एक बहुत बड़ा हमला है। फिर उसके साथ साथ जितने भी रिजिग्नेशन आ रहे हैं, सारी असेंबली जो है बिल्कुल आप यूँ समझे कि किसी काम की नहीं रहेगी, और बिल्कुल ऐसी खाली खुद रह जाएगी, उसमें तो इसको इतना आसान, इतना ईजी ना लिया जाए। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक क्राइसिस की सूरत में आ रहा है कि ये दोनों सूरतें हैं, गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि इसको हल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इसको हल नहीं कर सकती, आप ये समझते हैं। बहुत शुक्रिया कुर्द साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और बात आपने ठीक की कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ये रेफरेंस दायर कर भी देंगे, और फिर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो रेफरेंस दायर होगा उसमें कंटेंट क्या होगा, जो प्रेयर की जाती है अदालत की तरफ, उसमें क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि ऐसी क्या बात उसमें की जाएगी जिसके ऊपर वो एक्सपेक्ट करें, किस बेस के ऊपर वो रिलीफ मिल एक्सपेक्ट करेंगे। और मे बी गवर्नमेंट को ये पता है, मे बी दे नो इट कि उनको तरमीम करनी है, लेकिन वो अपनी इंटेंशन शो करवा दें। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ था कि वो शो ऑफ हैंड कराएंगे, तो हो सकता है कि, और अगर असेंबलीज है नहीं है, मतलब लोग पार्लियामेंटियंस मौजूद नहीं है, तो फिर दूसरा तरीका असेंबली में, मतलब असेंबली में अगर नहीं है कोई कार्रवाई हो रही, तो फिर आईनी तरीकाकार में तरमीम के लिए अगर अदालत भी नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत तो कह सकती है जी हमने तो कहा था, हमने तो किया था, हमने तो रेफरेंस भी दायर किया था। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी सी ब्रेक थी, लेकिन छोटी सी ब्रेक में सीमन आप कहाँ गई? मुझे अचानक लगा कि आप भागी भागी कहीं आप गई हैं। सीरियस थे कि आप ऑन एयर बताएंगे? इस कदर ठंड लग रही है कि मैं भागी भागी वहाँ गई, और मैंने सॉक्स पहननी क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, और मुसलसल मैंने अपनी कॉफी का कप हाथ में पकड़ा हुआ है, पीने के लिए, सिर्फ टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए। और मैं अब पूछूंगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि मैं आई एम अलाउड टू वेयर ग्लव्स, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और मुझे बहुत ठंड लगती है। नहीं, हम मेरा ख्याल है ये आगे आने वाले दिनों में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से टेंपरेचर ग्लव्स नहीं पहने तो मैं कहूँगी
कहूंगी मुझे हर 10 मिनट बाद कॉफी चाहिए, मैं पीऊं ना पीऊं, मैंने हाथ में जरूर रखनी है। टेम्परेचर जिस तरह से नीचे जा रहा है दिसंबर में, जैसा लाहौर और कराची में है, ये मतलब 2-3 सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग थोड़ा यूज्ड टू नहीं है। जनवरी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, दिसंबर में थोड़ा ज्यादा मुझे भी लग रहा है कि अगर अब बारिशें हुई तो शायद धुंध कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, सर्दी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, थोड़ा सा कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी कोई इम्कान नहीं है। एक जगह पर और भी कंट्रोल हो रही है जी हालात, वो है अफगानिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हालात हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। और रिसेंटली हमने देखा कि बहुत से पीस डायलॉग्स हुए अफगानिस्तान, अमेरिका, और फिर उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था बहुत अहम था, पूरी दुनिया ने इसका एतराफ़ भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। जंगबंदी के लिए एक और कोशिश की गई है। मुल्ला अब्दुल गनी बरदार की सरबराही में, ब्रादर की सरबराही में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का दौरा किया और दफ्तर खारजा में शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने मुज़ाकरात किए, अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। और फिर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के वफ़द के साथ मुलाकात में ये कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और हमारे बरादर जो ताल्लुकात हैं वो मजीद मुस्तहकम हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें इल्म है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और अपने वसाइल इसके लिए बरोकार ला रहा है। उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों ठोस शवाहिद और सबूतों पर मबनी डोसियर्स भी आलमी बिरादरी के सामने पेश किए हैं। अब ये तमाम सिचुएशन है क्योंकि अफगानिस्तान की जो पीस डायलॉग है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रब्ता किया अफगान सदर से भी कल, और टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब इन दोनों सरबराहों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ेंगे, बेहतर होंगे, तो उसमें जो इंडिया है वो परेशान होगा, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर दरार डाली है तो वो हमेशा से भारत नहीं डाली। और इंडिया ही वो एक एलिमेंट है जो कभी नहीं चाहता था कि ये डायलॉग्स हों और अफगानिस्तान पाकिस्तान में पीस हो और कोई ऐसी राह हो जिसमें ये स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके। क्योंकि बहुत दफ़ा ये जो सबूत जिनका जिक्र शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर रहे थे कि अफगानिस्तान के जरिए इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि बहुत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के शाखसाने इंडिया से जाकर मिलते हैं। इस पर हम बात करेंगे, ये पीस डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये कंटिन्यू किस तरह से रहेंगे, क्या इसकी पेस रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ये पीस प्रोग्राम, जी थैंक यू। ये पीस डायलॉग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस खत्ते की स्टेबिलिटी के लिए। कल 25 अगस्त के बाद अब कल दोबारा ये जो वफ्द आया जिन्होंने मुलाकात की, फिर वज़ीर आज़म ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया सदर साहब से वहाँ पर, क्या समझते हैं आप ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे और कब तक हम अल्टीमेट गोल अचीव कर लेंगे विच इज स्टेबिलिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देखिए, हमारा तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस, स्टेबिलिटी और उनकी सिक्योरिटी, ताकि वहाँ पे अमन आए। और ये अफगान जिहाद से सोवियत इन्वेजन के बाद जब से ये अफगानिस्तान टर्मोइल में रहा है, और फिर उसके बाद फिर आपको पता है कितने साल वॉर ऑन टेरर रही है, फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस वहाँ पे आई हैं, और लिहाजा उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में भी हुआ। आपको पता है कि कितनी दहशतगर्दी यहाँ पे रही है, खासकर वॉर ऑन टेरर के दौर में। अफगान रेफ्यूजीज बड़ी तादाद में आए हैं, अभी भी यहाँ पे कई लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी इज्जत और वकार से वापस जाएं। लेकिन उसके लिए हालात अब ये होने चाहिए कि देखें, पहले फेज़ में तो हमने फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, खासकर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी और हमारे ISI उन्होंने फैसिलिटेट किया कि अफगान तालिबान, जिन पर बिल्कुल हमारा एक पुराना अफगान जिहाद के दौर से असर सूख है और हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। तहरीक तालिबान वो तो अलग लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स हैं। तो अफगान तालिबान और अमेरिका के साथ जो डायलॉग था कतर दोहा में, वो जनाब कई राउंड हुए, उसमें आपने देखा कि हमने बड़ा अपना असर इस्तेमाल किया और वो पीस अपना अकॉर्ड जो है साइन हो गया। और अब एक शेड्यूल के तहत फॉरेन फोर्सेज जो है इंक्लूडिंग अमेरिकन, वो वहाँ से निकल रहे हैं। बेशक 1,500-2,000 पीछे रहेंगे अमेरिकन एडवाइजर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये उसके बाद फेज 2 है इंटर अफगान डायलॉग, जिसमें अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट जो है ये बैठ के इनका एक आपस में वो पॉलिटिकल सेटलमेंट और एग्रीमेंट, पावर शेयरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि अब इंटर अफगान डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट फेज में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है, जब इस हद तक बेहतरी आ रही है तो फिर रोल बैक होने का भी डर उतना ही बढ़ जाता है कि कहीं पर प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं पर कोई इशू ना आ जाए। अब हमने देखा है कि भारत तो अपनी जगह पर किरदार अदा कर रहा है और किसी को ये खटक रहा है सबको, जो लोग इस पीस के खिलाफ थे।
अब आप ये बताएंगे कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंसी चेंज हो रही है, बाइडन आ रहे हैं, वहाँ पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस तरह से डायलॉग बढ़ना चाहिए था या फिर इसी प्लेटफॉर्म पर इसी पेस से ये बढ़ता रहेगा आगे? देखिए, याद रखें कि बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में बिल्कुल एक वक्त सर्ज भी आया था जब उन्होंने बहुत तादाद बढ़ा दी थी अमेरिकन फोर्सेस की अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि उन्होंने अपने वहां से फोर्सेस को बतदरीज कम भी किया। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन को ऑनर करना चाहिए वो एग्रीमेंट जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हुआ है, और बड़ी मुश्किल से वो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें अमेरिकन को आप फेस सेविंग कहें ये जो भी कहें, हमने उनकी मदद की है कि किसी तरह वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जंग तो वो हार गए, जंग से तो वो अफगानिस्तान पे काबिज नहीं रह सके, क्योंकि 60% ऑफ अफगानिस्तान अभी भी अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपने जो जिक्र किया स्पॉइलर का, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखें ये इंडियन रॉ और अफगान इंटेलिजेंस के कुछ रोग एलिमेंट्स हैं जिनका गठजोड़ है इंडियंस के साथ, वो है जो इस अमन प्रोसेस को रास्ते में आ रहे हैं, उसके हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी वायलेंस कितना बढ़ गया अफगानिस्तान में, दाइश को ये सपोर्ट कर रहे हैं रॉ और एनडीएस, और वो दाइश के हमले जो हैं वो भी हो रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि अमन ना आए, क्योंकि अगर अमन आ जाता है और एक एग्रीमेंट हो जाता है अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट में, तो फिर जो हमारी एक डिमांड है और जो हम बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन, जहां पे लेटेस्ट डोसियर ने कहा है क्लियरली कि वहां पे 66 ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पे एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स जो है उनको तरबियत दी जाती है बाय रॉ एंड सम एलिमेंट्स ऑफ अफगान इंटेलिजेंस, और फिर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले करते हैं। हम चाहते हैं कि ये रुके। हमने तो ये कई मरतबा अपना ऐलान किया है कि हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब तो देखें ना, फेंसिंग भी होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन वो ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, और मेरा ख्याल है कि ये अफगान पीस प्रोसेस के लिए सबसे बड़ा हर्डल यही नेक्सस है, अफगान इंटेलिजेंस, दाइश और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, और ऑफ कोर्स इंडिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन देखें ना सिर्फ पीस और सिक्योरिटी इसलिए वाइटल अफगानिस्तान में क्योंकि उसका फिर स्पिल ओवर इफेक्ट, अगर वहां पे वायलेंस के हालात रहेंगे तो फिर स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में होने की भी चांसेस है। हम नहीं वो चाहते। और दूसरी डेफिनेटली उसमें हमारा फायदा भी है कि ये पीस डायलॉग्स हों, और अफगानिस्तान का तो डेफिनेटली फायदा है कि एक पीस जो है जिसको कई सालों से, कई दहाइयों से वो लोग तरस रहे हैं, वहां पर मिल भी जाए। लेकिन ओवरऑल इसका जो स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वो तो अपनी साजिशों में लगा रहेगा, उसके अलावा क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं इन पीस डायलॉग्स के जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे? इसके साथ साथ देखिए, जब वहां पे अमन आ जाता है और वायलेंस खत्म हो जाता है और एक पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है, तो फिर ये है कि इकोनॉमिक जो हमारे कंसिडरेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान को ऑलरेडी आपने देखा हमने कितनी राहदारी दी हुई है, ट्रांजिट ट्रेड है, अब गवादर भी ऑपरेशन हो गया है, सीपैक ऑपरेशन हो गया है, तुर्क अब अपना वागा के थ्रू अफगान ट्रेड जारी है, इंडिया जारी है। हम चाहते हैं कि जब हमारा भी अफगानिस्तान से ट्रेड जो है वो और मुस्तहकम हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ट्रेड मुस्तहकम हो, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो गैस पाइपलाइन है वो प्रोजेक्ट आगे होने जा रहा है। तो जब तक अमन कायम नहीं होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो पीस प्रोसेस की तरफ और रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं चाहे अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इंडियन को इस बात की समझ है कि जनाब अगर पीस और सिक्योरिटी अफगानिस्तान में आ गया तो फिर जनाब कैसे हमले होंगे, हम अफगानिस्तान से बैठ के कैसे पाकिस्तान पे हमले करवाएंगे दहशतगर्दों के, तो उनको तो लिहाजा उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि सबोटाज किया जाए इस पीस प्रोसेस को। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि पीस ऑफ सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट है, देन वी वुड बी एबल टू प्रोग्रेस, वो इकोनॉमिक साइड से हो, और फिर अब सीपैक चूँकि कंप्लीट जब होगा और हमारा एक इकोनॉमिक हब में पाकिस्तान रोल प्ले करेगा तो इंशाल्लाह फिर तरक्कियाँ होंगी और जलने वाले जलेंगे, इंडिया जो मर्जी कर ले, ये पीस डायलॉग इंशाल्लाह हो जाए तो हालात इंशाल्लाह ताला जब पीस डायलॉग होंगे पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, अफगानिस्तान के, फिर सेंट्रल एशिया जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो इस खित्ते को होगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकली और जो होने वाला नुकसान है वो भारत को है, तो हमने उसका भी मुकाबला करना है और उसका एक ही तरीकाकार है कि हम भरपूर तरीके से इसको सपोर्ट करें अफगान पीस डायलॉग को। इसका फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को ही होने वाला है। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएं कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेशावर विजिट किया
और वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को सबसे बड़ा डाकू कहा, और ये भी कहा कि एक डाकू लंदन में जाकर बैठ गया है, वहाँ शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है और लोगों को कहता है कि मेरी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलो, लिख कर देता हूँ अवाम कभी भी चोरों के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अवाम को बेवकूफ़ समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। और उन्होंने कहा कि डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफ़ात का NRO मांग लिया। जब 34 पॉइंट्स उन्होंने कहा था कि NRO जब चेंजेस आई तो फिर उसमें अमेंडमेंट्स की बजाय 34 पॉइंट्स फेवरेबल थे अपोजिशन के, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि NRO किसी सूरत नहीं दूंगा, एक बार फिर वही कहा जो कि वो हर बार कहते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अपोजिशन के खिलाफ उन्होंने कहा केसेस हमारी हुकूमत में नहीं बने और अपोजिशन जिन केसेस का सामना कर रही है वो माजी में ही कायम हुए थे और अपोजिशन नैब और केसेस का खात्मा चाहती है। मेरा सवाल ये है कि फिर जेलों में मौजूद आम लोगों का क्या कसूर है? फिर वो भी जेलों में मर जाते, गरीबों के केसेस की तारीख ही नहीं लगती, आम कैदी जेलों में रहें और ये बाहर चले जाएं, क्या ऐसा मुमकिन है? खान साहब थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि आप ही की हुकूमत में वो बाहर गए, किसने इजाजत दी, किस तरह जाने दिया, दैट्स अनदर क्वेश्चन। लेकिन उन्होंने कल ये भी कहा कि हमारी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। लाहौर जलसे के दिन में क्या कर रहा था सब ने देख लिया, मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, बड़े बड़े जलसे कर लें लेकिन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि सबने देख लिया, बेसिकली तो दिखाया गया है क्योंकि वो एक ऑफिशियल पिक्चर थी जो जारी हुई है मतलब उनके सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर बेसिकली वो सबने देखा है या दिखाया गया है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ऐसी चीज़ों का वो दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी चीज़ जिसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जलसों की अगर बात करते हैं तो मैं अभी भी आज भी 10 गुना बड़ा जलसा कर सकता हूँ अपोजिशन से। और उन्होंने ये भी कहा, आपको लगता है कि 10 गुना ज्यादा बड़ा मतलब वो कह रहे हैं तो फिर उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? 10 गुना तो नहीं, शायद बड़ा हो सकता है। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है, जो हुआ था लाहौर में उससे बड़ा हो सकता है। दो राय नहीं है क्योंकि 10 टाइम्स तो नहीं, मैं मुझे लगता है कि पीटीआई के जलसे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, बड़े हैपनिंग होते हैं लीडर की वजह से, लोगों की वजह से, तो वो इन्वॉल्वमेंट लोग ज्यादा है। और पीटीआई का जो सपोर्टर है ये एनालिस्ट भी कहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा सड़कों पे निकलता है, ज्यादा एहतजाज करना नहीं है। अभी कोरोना है, आपने और ये उन्होंने कहा एसओपी बनाया, एग्जैक्टली उन्होंने कहा भी कि मैं इसलिए नहीं कर रहा जलसा क्योंकि आज मुल्क में जल्दी के कल 105 अफराद, हमने भी कल रिपोर्ट किया था कि 105 अफराद कोरोना के बायस चल बसे थे और कल भी यही नंबर 70s के अराउंड रहा है। तो बेसिकली उनका यही मकसद है कि आज के दिन और आजकल जो सिचुएशन है कोरोना है तो फिर कोरोना के ख्याल में SOPs को फॉलो करें, जल्द से हम बाद में कर लेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म बनते ही सबसे पहले ये कहा था कि सब इकट्ठे हो जाएं, ऑपोजिशन के मुफादात पाकिस्तान से मुफादात से मुतसादिम हैं और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन वाले मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ऑपोजिशन की हिकमत अमली कभी कामयाब नहीं होगी। फिर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान आपसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा देंगे? उन्होंने गुरेज किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस्तीफ़े का सवाल पहले करते तो जवाब देता, अभी मैंने जवाब नहीं दिया। वो एक्चुअली सारी बात वो कर चुके थे ना, तो साफ़ी ने फिर एंड में दोबारा से वही सवाल कर लिया, तो वो फिर वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इसको अवॉइड ही करें इस वक्त तो बेहतर है। फिर सेनेट की बात भी उन्होंने की है और वो फिर उन्होंने यही कहा कि शो ऑफ हैंड के जरिए अब हम जाएंगे आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जिस पर हमने पहले भी बात भी की है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, आईनी तरीकाकार क्या है। फिर हॉस्पिटल्स की उन्होंने बात की है कि बड़ी एक डेवलपमेंट है बड़ी, कि उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को हम सपोर्ट करेंगे, ज़मीनें देंगे, सस्ती ज़मीनें, और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी जो कि सामान आएगा। इसके ज़रिए ये होगा कि हॉस्पिटल्स की जो तादाद बढ़ सकती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने ओन पे इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं बना सकती। बिल्कुल। अच्छा, आप ये सब पढ़ रहे थे और डिटेल्स बता रहे थे, मैं दूसरी तरफ ये भी देख रही थी कि खान साहब को ये ग्लासेस बहुत सूट करती हैं, वो ये उनका एक स्टाइल है और ये इन ग्लासेस को तो बड़ी देर मैं भी ढूंढता रहा हूं कि मुझे मिल जाए, लेकिन ये आपको नहीं मिली, ये स्पेशल है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए स्पेशल है और उनको सूट कर रही हैं एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज वेयरिंग आल्सो अ मास्क। ऑब्वियसली ये तो जरूरी है जी, एसओपीज की खिलाफवर्जी, लेकिन उनको पता है कि उनको ग्लासेस सूट करती हैं, ब्लैक ड्रेस सूट करता है, एग्जैक्टली, तो वो उनका एक खास स्टाइल है, तो वो अच्छे लग रहे थे। चले जी, इसी के साथ हमें जाना है एक ब्रेक की, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी खबर बसारत से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी है कि जी सफ़ेद छड़ी बेनाई से महरूम अफराद के लिए एक सहारा होती है, लेकिन अब पेशावर के नौजवान इंजीनियर ने एक ऐसे जदीद दस्ताने तैयार किए हैं जिनकी मदद से बसारत से महरूम अफराद बगैर सहारे और छड़ी के चल फिर सकते हैं। बिल्कुल, आंखों की रोशनी से महरूम अफराद के लिए ये इलेक्ट्रिक दस्ताने किसी नेमत से कम नहीं है। पेशावर के नौजवान इंजीनियर ने ये दस्ताने बनाकर बसारत से महरूम अफराद के लिए न सिर्फ आसानी पैदा की बल्कि खूब दुआएं भी समेटी, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो जिंदगियाँ कितनी आसान बना देती हैं। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो डिफरेंटली एबल होते हैं, जो देख नहीं सकते, जिनको इंडिपेंडेंट होना है लेकिन फिर भी वो मजबूर होते हैं किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होने
करने की। तो हमारे साथ वो नौजवान इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बड़ा ये नेक काम किया है, जमाल बुखारी। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जमाल फॉर ज्वाइनिंग इन। बड़ा ज़बरदस्त ये काम जो आपने किया, इलेक्ट्रिक दस्ताने बना दिए और बिसारत से महरूम यानी कि नाबीना अफराद के लिए एक सहारा है, इंडिपेंडेंसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आइडिया आया आपको ये? जी मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, पेशावर का ग्रेजुएट। उधर हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इस तरह की एक स्टिक बनाई। आइडिया हमें ऐसे आया। जी 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 आप बोलिए। जी हमें आइडिया ऐसे आया क्योंकि हर साल इंजीनियरिंग में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें किस तरह डिवाइस बनाएं जो स्पेसिफिकली ब्लाइंड के लिए हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्लाइंड के लिहाज से इस तरह ग्रो नहीं हो रही। तो हमने इस तरह की एक स्मार्ट स्टिक बना ली जिसमें वो ऑप्टिकल का डिटेक्शन करती थी, वो वाटर ऑन द फ्लोर का बताती थी, लाइट डिटेक्शन का बताती थी। उसके बाद हम गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट GIK, द कैटलिस्ट GIK में हम इंक्यूबेटेड हुए। उन्होंने हमें इस चीज़ पे हायर किया कि आप लोग अभी इस चीज़ पे प्रॉपरली काम करें और इस जो प्रोटोटाइप को आप एक प्रॉपरली प्रोडक्ट बनाएं। तो फिर हमने ब्लाइंड स्कूल पेशावर में एक सर्वे किया और उस सर्वे के बेस में हमने एक साल GIK इंस्टीट्यूट पे काम किया और फाइनली हमने इस तरह की एक डिवाइस बना ली जो एक पोर्टेबल डिवाइस थी और उनको मोबिलिटी में हेल्प आउट करती थी। ठीक है, सही। तो फिर उसके बाद फिर हमने उनसे और फीडबैक्स लिए। इसके अलावा हमारी एक ऐप भी है जो कि पाकिस्तानी करेंसी रिकग्निशन करती है। उसके अलावा वो जो है तो फेशियल रिकग्निशन करती जमाल, है। अब जैसे आपने बताया कि आपने इस तक जो बनाई है ये बड़ी जबरदस्त ऑब्स्टिकल की डिटेक्शन, अब ये कैसे काम करती है थोड़ा ये भी बताएं कि मतलब जो लोग नाबीना हैं उनके लिए इसका आसानी कैसे पैदा हो सकती है, इसकी जरा डिटेल भी बताइएगा हमें। सर ये एक प्रॉपर डिवाइस, अभी तो पहले हमारी डिवाइस थी, अभी हमने ग्लव भी बनाई है। तो ग्लव और डिवाइस दोनों के ये फीचर्स हैं कि उन लोगों के हाथ में जब वो ग्लव उन्होंने पहनी होगी तो वो 3 फीट तक एंड 75 डिग्री का एंगल कवर करेगी, लेकिन अगर वो अपनी रिस्ट मूव करेंगे तो वो कंप्लीटली एक 3 फीट एंड 360 एरिया के सिक्योर दायरे में वो मूवमेंट करते रहेंगे। जबरदस्त। अच्छा ये है कि ये जो है तो ऑब्स्टिकल डिटेक्शन भी करेगी और इसके अलावा लाइक आई वुड से कि इसके सामने कोई चीज आ जाए तो ये वाइब्रेट भी करती है, बजिंग भी करती है, क्योंकि मोस्टली ब्लाइंड जो होते हैं वो डेफ भी होते हैं। जी जी। तो अगर उसमें वाइब्रेशन का फीचर ना हो तो फिर उनको सेंसेशन नहीं हो पाती। टोन का इसमें ये रखा हुआ है कि उनको रिकॉग्नाइज हो जाए कि अ ब्लाइंड पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स मी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये बड़ा ज़बरदस्त थॉट प्रोवोकिंग एक ऑप्शन है जो आपने इसके अंदर रखा है। एंड ऑल्सो अगर ज़रूरत है उनको एट एनी पॉइंट तो आसपास के लोग जो हैं वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकें। अच्छा जमाल, ये कहिएगा कि इज़ इट एक्सपेंसिव? क्योंकि हमने देखा है कि लोगों का फिर जब इस तरह की डिवाइस और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तो लोग फिर शायद अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगी और हम तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैम मैं यही डिस्कशन अभी आप लोगों के साथ करना चाह रहा था एंड थैंक्स टू 24 न्यूज़। मैं ये डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाह रहा था कि ये ब्लाइंड जो है तो ब्लाइंड ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल लोगों को काफ़ी इश्यूज है, लिटरेसी का इशू है, जॉब्स का इशू है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्लाइंड लोग इनको कहाँ से परचेज करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे KP के IT मिनिस्टर हैं ज़ियाउल्लाह बंगई साहब, तो मैं उनका वेरी थैंकफुल हूँ, वो हमारे साथ इस चीज़ में कोलैबोरेटेड हैं। और हमारे जो ST के सेक्रेटरी हैं मिस्टर हमायून खान साहब, तो वो भी हमारे साथ इस चीज़ में कोलैबोरेटेड है और KP गवर्नमेंट के साथ हम मिलके इन चीज़ों को बनाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरे KP के पूरे पाकिस्तान में हम इनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लाइंड ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। जबरदस्त। तो ये बताइएगा जमाल, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है और आपके साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई पूछे कि कितने की ये बन जाती है, आपको तो कॉस्ट पड़ती होगी, कितना इस पर खर्चा आ जाता है? इस पे हमारी जो कॉस्ट आती है तो वो 4500 आती है और हम इसको विदाउट प्रॉफिट बेचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, विदाउट प्रॉफिट बेचना चाहते हैं। अच्छा ये इसको बल्क में हम इसको अगर बल्क में बनाना चाहें तो ये 3800 से भी कम हो सकती है। बिल्कुल और इंशाल्लाह ये हमारा विजन है ज़मास्तरगा के नाम से, इसका नाम हमने रखा है ज़मास्तरगा। ज़मास्तरगा इज अ पश्तो वर्ड व्हिच मींस माय आई। माय आई, सही। वर्ड दोबारा बोलिएगा जरा जी। इसका नाम क्या रखा है? पश्तो वर्ड दोबारा बताइएगा।
तरगा, जमात तरगा। अरे मुझे पश्तो बड़ी फैसिनेट करती है और वैसे ही बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो ऐड हो गया। अच्छा हाँ जी। जमाल ये बताइएगा, आपने कहा कि कोलैबोरेशन हो रहा है, अब बहुत से लोग उम्मीद लगाएंगे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नहीं ले सकते, गवर्नमेंट से, आप लोगों से, कब तक टाइम फ्रेम कुछ दिया गया है, कब तक ये प्रोजेक्ट इनिशिएट उसका हो जाएगा और लोगों को ये मिलना भी शुरू हो जाएगी उस कोलैबोरेशन के तहत? मैम अभी तो हमारा तकरीबन 6 मंथ्स की हमारी ड्यूरेशन है। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसमें पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ स्मार्ट बेल्ट। मुझे केपी गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क मिला हुआ है। तो उस बेल्ट में ये होगा कि उसमें कंप्लीटली फ्रंट, बैक एंड लेफ्ट राइट साइड पर उसमें सेंसर्स लगे होंगे। अच्छा। तो अगर वो बंदा कंप्लीटली मूव भी करेंगे तो उसको 360 की पूरी एरिया को कवर करेगा। जबरदस्त। तो लाइक अगर वो अपनी स्टिक व्हाइट केन भी यूज करेंगे तो मतलब उनको और भी सिक्योरिटी मिल रही है, ऑल्टरनेटिव हो जाएगी और स्टिक के भी वो कंप्लीटली सिक्योर मूव करेंगे। तो जमाल ये बताएं कि अब ये जो आप ऑपरेट करवा रहे हैं, मतलब ये ऑपरेशनल जिस तरह से हो रही है, ये चार्ज होती है या इसमें सेल डलते हैं, किस तरह से ये ऑपरेशनल होती है? क्योंकि ये भी है ना कि मतलब अगर कोई वायर निकला हुआ है तो इसको चार्ज करना पड़ेगा या फिर ये सेल पर चलेगी? अबूजर साहब, ये जो हमने डिवाइस बनाई है ये 1 घंटे में चार्ज होती है, 1.5 घंटे में, और ये 80 आवर्स से भी ज्यादा इसका चार्जिंग टाइम लास्टिंग है। 80 आवर्स, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, अब ये भी बता दें कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आसान बात नहीं होती है और कंफर्टेबल होना के लिए ना आपको सब पता होना चाहिए। तो क्या ब्लाइंड लोगों को ये डिवाइस देने से पहले ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा, उसके तमाम फीचर्स समझाया जाएगा, ये कैसे होगा? ऑब्वियसली मैम, उनको डेफिनेटली हम थोड़ा टीच करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो भी नहीं होती है तो उसको बंदा डायरेक्टली नहीं समझ पाता जी। तो हम उनको प्रॉपर्ली टीच करेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही हमने एक इसमें कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। लाइक इट्स सिंपल, इफ यू आर गोइंग इट वाइब्रेटिंग, इट्स बजिंग, सो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि देयर इज समथिंग। लेकिन ऑब्वियसली हमने उनको टीच करना पड़ेगा। वेरी नाइस एंड जमाल, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब और हम वेट कर रहे हैं कि अब वो आप बेल्ट भी जरूर जल्द ही बना लें, क्योंकि दैट्स गोना बी अनदर स्टेप जिसमें आप ओवरऑल 360 का एंगल कवर करेंगे। एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि आपके चैनल के थ्रू मैं जो हमारे फेडरल की मिनिस्ट्री है, जो हमारे एसटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब जी, मैं उनको भी आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूंगा कि सर काइंडली इस चीज की तरफ एक नजर रखें, क्योंकि ये डिवाइसेस फॉरेन कंट्री में काफी एक्सपेंसिव हैं और हम पाकिस्तान के लोगों को हम कहते हैं कि हमारा टैलेंट यहाँ पे सर्व हो। बिल्कुल सही। आप लोग हमारी तरफ भी वो करें कि हम इन चीजों को गवर्नमेंट तो हमारे साथ बड़ा बेहतरीन आइडिया है और इसको गवर्नमेंट को भी टेकअप करना चाहिए और जो केपी गवर्नमेंट अगर कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और इसको लार्जर स्केल पर सबके लिए काबिल इस्तेमाल इनको इसकी जरूरत है। तो ये बड़ा अच्छा कदम होगा और बड़ी उन्होंने जबरदस्त बात की कि पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे फायदा उठाया जाए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और अहम मसला जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और फिर केपीके की साइट पर अब देखने में आ रहा है वो ये है कि कल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डीसी रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस अब इन तमाम इलाकों में, पिंडी समेत और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अब पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का स्टॉक सिर्फ 1 दिन का जी। और ये बड़ी परेशान कौन सिचुएशन है और अभी देखना होगा कि किस तरह इसको हैंडल किया जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल की तमाम जो कैरेज है वो रुक गई है और इसकी वजह से जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो भी परेशान है कि वहाँ पर पेट्रोल नहीं है। तो फिर इसका इम्पैक्ट 1 दिन बाद लोगों तक भी पहुँचेगा जब कस्टमर्स पहुँचेंगे और वहाँ पर पेट्रोल नहीं होगा। तो इसके लिए वक्त से पहले ही मुज़ाकरात किए जाने थे। लेकिन अब ये मामला सारा है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त चेयरमैन ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो कह रहे हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की तेल की फराहमी के अहकामात पर हम अमल दरामद नहीं कर सकते। यानी कि टाइमिंग का मसला है कि किस वक्त तक जो ऑयल टैंकर्स ऑन रोड हो सकते हैं, तेल किस वक्त फराहम किया जाना है, ये सारा मामला है। लेकिन इसके पास तमाम सिचुएशन जो एक तरफ है, लेकिन इसका हल तलाश करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुतालबात है क्या और मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए, किस चीज़ पर एग्रीमेंट नहीं हो सका, इस पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन राजा सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सईद साहब ये कहिएगा, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन क्यों हड़ताल कर रही है? आपके मुतालबात को इतने संगीन तो है नहीं, कोई इतना ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, कुछ डायलॉग्स हो सकते थे, कुछ बीच की राह निकाली जा सकती थी। क्या बात हुई कल डीसी साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल का जिन्होंने हमारी हाई लेवल तक आवाज़ बुलंद की। बेसिकली ये अटक रिफाइनरी 1856 की बनी हुई है
तो पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। तो बाकी जितना था इसके इर्द गिर्द जितनी सोसाइटियाँ थी, बेसिकली चाहिए था कि इंतज़ामिया इसको कंट्रोल करती, लेकिन इंतज़ामिया ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो एक अरबों पे बैरूनी मुमल्लक की कंपनियों के यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये तो वो मतलब एक दुकान तो नहीं कि यहाँ से उठा के आप दूसरी साइड पे चले जाए, दूसरी से उठा के तीसरी पे चले जाए। ये तो इंतज़ामिया का काम था कि आबादी को कंट्रोल करना और ट्रैफिक की जो रवानी है उस पर अमल दरामद करवाना, ये पिंडी इंतज़ामिया का काम था, ना कि हमारा काम था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये बताइएगा राजा सईद साहब, अब मामला आपने कहा कि इंतज़ामिया का काम था और इस पर अमल दरामद करवाना, लेकिन अब चूंकि ये इस वक्त तातुल का शिकार है सप्लाई, मेन इशू क्या है जिस पर इस वक्त डेडलॉक का शिकार हैं आप लोग और मुज़ाकरात, और जिसकी वजह से मामला बिगड़ रहे हैं? मेन इशू ये है कि हमें इसमें अटका रिफाइनरी के अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फिलिंग रुकी हुई है। मतलब कमो बेश नहीं तो 350-400 गाड़ी डेली की डिकेंट होती है और फिल होती है, लेकिन इन्होंने पिंडी इंतज़ामिया ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि आप अटका रिफाइनरी के अंदर नहीं हो सकते। और बाकी जितनी कंपनी से अटक पेट्रोलियम है और टोटल है, ये अटकैल इसके अटकैल की बैक साइड पे है, इन्होंने शहर को क्रॉस करके अंदर जाना होता है, जिसकी वजह से सप्लाई रुकी। हमारी तरफ से हड़ताल नहीं है, बल्कि इंतजामिया ने खुद हड़ताल करवाई। क्यों पाबंदी क्यों लगाई है? आपको वहाँ पे वजह क्या समझ आ रही है आपको? जी पाबंदी मतलब वो कहते हैं जी कि ट्रैफिक की आमदो रफ्त में खलल पड़ता है जब ऑयल टैंकर आते हैं। बेसिकली खलल नहीं पड़ता, इसको मैनेज की ज़रूरत है, ना कि आप एक बिजनेस को अगर रश होता है तो आप कहें जी यहाँ पे बंदे ही नहीं आएंगे। आपका हक बनता है उसको मैनेज करें, ना कि आप उसको पाबंदी लगा के। लेकिन सईद साहब, आपने ये बड़ी बात की कि इंतजामिया ने खुद हड़ताल कराई, तो अगर इंतजामिया ऑल्टरनेट रास्ता दे रही है तो आपको क्या मसाइल हैं उन ऑल्टरनेट रास्तों पर, वो कहिएगा। नहीं, हमें दूसरा रास्ता नहीं दिया गया, बल्कि हमें टाइमिंग पे देखें जी, इतना बड़ा ऑपरेशन है जहाँ पे 350-400 गाड़ी फिल और डिकेंट होती है, उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। आपने टोटल रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टाइम दिया है, और इन गेट भी एक है और आउट गेट भी एक है। तो गाड़ियाँ इन होते हुए सुबह 6 बजे तक गाड़ियाँ इन होंगी, उन ड्राइवरों ने फिल कैसे करना है उन गाड़ियों को, और उसने आराम कैसे करना है। दुनिया तो रात को सोई होती है, ड्राइवर बेचारा इस सर्दी में ठिठर रहा होता है। तो मतलब इंसानियत का भी चाहिए कि हमें एहतराम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को रिज़्क ज़्यादा दिया हुआ है, किसी को राजा साहब, अब आपने कहा कि मुश्किल है 10 से सुबह 6 बजे तक इन और आउट गेट के अंदर से होकर बाहर निकलना, और फिर अगर आप लोग बाहर आएंगे तो वो इंतजामिया कहती है कि सड़कों पर रोड ब्लॉक हो रहे हैं। आपकी तरफ से कोई हल दिया गया है कि फिर क्या किया जाए? अब चूंकि मुज़ाकरात होते हैं तो आप भी हल बताइएगा कि क्या करे इंतजामिया। देखें जी, हमने इन्हें तजवीज़ दी थी कि आप जितना किसी चीज़ को रोक के चलाएंगे, अल्लाह न करे यहाँ पे कोई, देखें रिफाइनरी ऑलरेडी अंदर है, हमने तो अंदर मजबूरी आना है और आपने मजबूरी छोड़ना है। लेकिन आप इसको रोक के छोड़ेंगे, गाड़ियों को छोड़ेंगे, तो ये अल्लाह न करे अहमदपुर शर्किया से वाक़या पेश आ सकता है, जिसका कोई मुतबादल फिर हल नहीं होगा। 2-4 हज़ार जानी नुकसान हो जाएगा अगर आप गाड़ियों से, जैसे गाड़ी आती है आप उसको ARL के अंदर इन कर दिया जाए, सवारी नहीं पैदा होता कि ट्रैफिक बंद हो। या देखिए सईद साहब, ये भी तो नहीं हो सकता ना कि 24 घंटे अलाउ किया जाए, ये आप भी बेहतर समझते हैं। कहीं ना कहीं इंतजामिया ने बाकी चीज़ों को भी देखना होता है, जिसकी वजह से हैवी ट्रैफिक और इस तरह के कामों के लिए टाइमिंग्स फिक्स की जाती हैं। DC साहब ने इससे आपके मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? मैं फिर वही सवाल पूछूंगी कि आपका कौन सा पॉइंट था जो DC साहब नहीं मान सके, या उनकी क्या सजेशन थी जो आप लोग नहीं मान सके? देखें जी, हमने भी 24 घंटे का उन्हें नहीं कहा हुआ। हम कहते हैं कि देखें जी, जो बच्चे हैं वो सारी कौम के बच्चे होते हैं। हमें भी एहसास है कि स्कूल टाइमिंग की और ऑफिस टाइमिंग की पाबंदी करेंगे। हमने लिख के दिया हुआ है कि मॉर्निंग टाइम और जब छुट्टी होती है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक हम स्कूल टाइमिंग की पाबंदी करेंगे। बाकी लोग दफ्तर में या बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं तो उस वक्त तो रोड फ्री होते हैं। पहले आप हमारे साथ भी देखें, एक बिजनेस जो है, बिजनेस को आप इजाज़त नहीं देंगे करने की, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा और ग्रोथ करेगा? देखें, हमने जितने आपके ऑपरेशन हैं, हमने फौज के शाना बिशाना चलाए हैं, और हर जगह पे हम मतलब को देखें, अभी कोरोना वायरस आया था तो डॉक्टर सब अव्वल पे थे। तो मेरे ड्राइवर जो कराची से माल लेके आते थे, जो एम्बुलेंस उनके ज़रिए चलती थी,
तो सिर्फ हमारा जो तबका है वो एजुकेट नहीं है, अपनी वो सलाहियत बयान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें नजरअंदाज किया जाता है। राजा साहब, अब आपने कहा कि आपने जो टाइमिंग आपको जो प्रोवाइड की गई है उसमें आप नहीं एक्सेप्टेबल आपको, और उसके बाद जो ऑफिस टाइमिंग्स में आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे ऐसे, तो फिर डीसी साहब ने क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं कि आपको नहीं इजाजत दी जाएगी, तो फिर किस तरह से मामला हल होगा? आवाज कर जी राजा साहब पूछ रहे हैं हम कि डीसी साहब जो हैं वो अब क्या कह रहे हैं आपको, कि क्या मुज़ाकरात के लिए कोई नई डेट दी गई है, कोई नई दोबारा से बैठेंगे, और फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया था? जी आप सुन पा रहे हैं हमें? शुक्रिया राजा सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने खुद हड़ताल कराई है, हम हड़ताल करना चाहते नहीं थे। मतलब उसका वजह ये था कि जाहिर है उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या कुछ बीच का रास्ता नहीं निकाला जा रहा, बट आई थिंक इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना होगा। और डीसी साहब आपको खास तौर पर इसमें अपना एक अहम रोल प्ले करना होगा, क्योंकि एक और दिन ताखिर हुई तो रावलपिंडी क्या इस्लामाबाद, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और जितने नॉर्दर्न एरियाज हैं उन तमाम जगहों पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। बिल्कुल, अब ये तमाम सिचुएशन है, इस पर हमें देखना होगा कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, क्योंकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 24 घंटे का टाइम दिया गया, और फिर इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल हो जाएगी, जिससे परेशानी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्ट में जब मसाइल आएंगे, फिर इसके बाद रूटीन के कस्टमर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर तमाम जो रॉ मटीरियल के लिए जहाँ पर यूज़ होता है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए फ़ौरन, 24 आवर्स के अंदर अंदर इस मामले को हल कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। कोरोना अपडेट्स आपको दें तो पाकिस्तान में मजीद 71 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 9080 तक पहुंच गई और मुल्क भर में इस वक्त रेशो 6.34% हो गई है। और कराची की बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना केसेस की शरह सबसे ज़्यादा है, 19.89। फिर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अभी तक जो मजमूई तादाद है वो 4,48,522 तक पहुँच चुकी है। फिर पाकिस्तान में कोरोना के जो 3,96,591 मरीज हैं वो सेहतयाब भी हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस इस वक्त 42,851 हैं, 48,000 से कम हो गए। रेशो भी थोड़ी सी कम ओवरऑल हुई है, क्योंकि हम 7 पॉइंट प्लस चले गए थे, लेकिन अब 6.3 है, तो रेशो भी कम हुई है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये फ्लक्चुएट कर रही है। सो वी कैन नॉट बी श्योर कि हम डिक्लाइन की तरफ हैं या नहीं है। ग्राफ अभी भी बढ़ता जा रहा है, 100 अमवात क्रॉस कर गई, और सबसे ज्यादा अमवात जो है वो पंजाब में हो रही हैं, जहां 3,491 अब तक अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर बात करें सिंध की, तो सिंध में 3,237 और KP में 1,502, इस्लामाबाद में 381, गिलगित बल्तिस्तान में 99, बलूचिस्तान में 176 और आज़ाद कश्मीर में 194 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद में 35,441, KP में 53,609 और सिंध में 1,99,706 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। और पंजाब में 1,29,291, बलूचिस्तान में 17,838, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,833 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,804 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो भी अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं 42,000 प्लस। लेकिन हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बेहतर है पहले फेज के निस्बत, बट एटीट्यूड पाकिस्तानी आवाम का थोड़ा सा मजीद बेहतर होने की ज़रूरत है कि वी नीड टू टेक कोरोना वायरस सीरियसली एंड ट्रस्ट मी, ये मास्क जो है ना, ये आपको सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता बल्कि फिजाई आलूदगी से भी बचाता है, और एक्सट्रीम ज़रूरत है आजकल के वक्त, आजकल के दिनों में, आजकल के दौर में जब धुंध भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा ख़राब आ रहा है, तो आप मास्क पहनेंगे तो फिजाई आलूदगी से भी बचेंगे। और फिर लाहौर कराची तो टॉप 10 शहरों में है जहां पर फिजाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है। इंडेक्स में 189 था, लाहौर का नंबर 4थे नंबर पर है इस वक्त, और इसके साथ कराची जो है वो 159 इंडेक्स के साथ 11वें नंबर पर आ चुका है। कल की ये है, लेकिन रूटीन में कराची और लाहौर टॉप 10 में आ रहे हैं। इसकी बड़ी बेसिक वजह यह है कि जहाँ पर बड़ा शहर है वहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट ज़्यादा है और ग्रास और ग्रीनरी कम है, तो उसकी वजह से फिर यही होगा, आलूदगी होगी, तो फिर मुझे कोरोना ख़त्म भी हो जाए। लेकिन चूँकि ये लॉन्ग टर्म भी सिलसिला चलना है, ये स्मोक का और फिर फिजाई आलूदगी का, क्योंकि अभी तो प्लानिंग ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो मास्क में आइंदा आने वाले सालों में पहनना पड़ेगा। बिल्कुल, आदत बना लें, दिस इज द नॉर्मल न्यू एंड वी हैव, क्योंकि इन्होंने तो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लेके आनी गवर्नमेंट ने कि जिसकी वजह से आलूदगी में कमी आ सके। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान उन दो ममालिक में अभी भी शामिल है जहां पर अभी भी बदकिस्मती से पोलियो के पेशेंट सामने आते हैं। पोलियो वायरस अभी पाकिस्तान में है। इसके लिए हमने देखा कि मतवातर से कैंपेन्स भी चलाई गई और गुज़िश्ता कई साल से, बल्कि अब तो दहाइयाँ हो गई हैं, कैंपेन्स चल रही हैं, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन उस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं सामने बिल्कुल। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनोवेशंस भी हो रही हैं और एक ऐसी वैक्सीन जो हिफाजती टीकों के अंदर तो बहुत पहले से शामिल थी, लेकिन अब उसको बेस कैंप लगाया जा रहा है और वो है एयरलेस नीडललेस इंजेक्शंस जो बच्चों को लगाए जा रहे हैं पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे। आप भी तो हमने विजिट कर चुकी हैं ये? जी, मैं कल गई और मैंने वहाँ पर जाकर ये तमाम बेस कैंप की एक्टिविटीज़ को देखा और मैंने उसकी ओनरशिप भी ली और मैंने लोगों की अवेयरनेस के लिए इस पर पूरा एक पैकेज भी दिखाएं फिर। वेरी नाइस सिमल, बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आम पब्लिक को अवेयरनेस मिलेगी और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये ओवरऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देना, फैक्ट्स के ऊपर बात करना और उनके जहनों में जो सवाल हैं वो एक्चुअली कंसर्न लोगों तक पहुँचाना। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर ये है जी कि अली जफर की किरदार कुशी पर मीशा शफी समेत 8 अफराद कसूरवार करार दे दिए गए हैं। जी, और ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी। FIA ने गुलकारा मीशा शफी को अली जफर पर जिनसी हरासी का इल्ज़ाम लगाने और फिर किरदार कशी के जुर्म में कसूरवार करार दे दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA ने मीशा शफी की जानिब से गुलकार अली जफर के खिलाफ चलाई जाने वाली सोशल मीडिया मुहिम को भी झूठा करार दे दिया और मीशा शफी समेत 8 अफराद को कसूरवार करार दिया। बिल्कुल, FIA ने अबूरी चालान लाहौर की अदालत में जमा कराया जिसमें मीशा शफी, इफ़्फ़त उमर, अली गुलपीर, माहम जावेद, लीना गनी, हसमुज़्ज़मान, फरीहा अयूब और फैजान रजा को कसूरवार ठहराया गया है। और आपको याद होगा ये पूरी एक सोशल मीडिया कैंपेन चली थी। #MeToo को अटैच करके ये एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें रिसेंटली मीशा शफी ने अली जफर के साथ काम किया था, एक गाना जो है उन्होंने रिकॉर्ड कराया था और बहुत से प्रोजेक्ट्स वो साथ करते रहे, जिसको बेस बनाकर मीशा शफी ने जब ये बात की तो बहुत से लोग उनकी इस कैंपेन का हिस्सा बनते चले गए और उसमें डेफेमेशन का केस तो डेफिनेटली बनता था। सिंस ये पूरा चीज क्लियर आउट हो गई, अली जफर बरीउज़िम्मा और उसके बाद जब उन्होंने दोबारा काउंटर सू किया हरासमेंट के ऊपर, डेफेमेशन के ऊपर, FIA ने उनको साबित करो ये कैंपेन क्यों चलाई थी, तो FIA ने उनको गिल्टी कसूरवार करार दिया। और ये बड़ी एम्बैरसमेंट है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि क्या उनके पीछे मोटिव्स क्या थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अली जफर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम और इंटरनेशनल लेवल वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको फाइनेंशियली जो नुकसान हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो उनको एक सेटबैक मिला, जो उनको अटैक हुआ उनकी पर्सनल, वो भी बड़ा परेशान कौन था। और फिर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोगों ने उनसे बहुत सवालात किए। उन्होंने कहा मेरा करियर दांव पे लग गया था सिर्फ इस इल्जाम की वजह से। ही हैड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स और उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को जितना सफर करना पड़ा इन तमाम इल्जामात में, वो एक अलग कहानी थी। एनीवेज जी, लेट्स सी अब आगे क्या होता है, क्योंकि मीशा शफी कोई गवाह तो पेश कर नहीं सकी, अब वो कसूरवार भी करार दे दी गई है। लेट्स सी इस केस में आगे क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करते हैं कराची के कूड़े की, लेकिन अगर बात की जाए बागों के शहर जिसको कहा जाता है लाहौर उसकी, तो फिर वहाँ पर अभी जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है गुज़िश्ता कई महीनों से, वो ये है कि कूड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है और बागों की जो रौनक है, बागों की जो खूबसूरती है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल, और अबूज़र आपको मैं एक और खबर दूँ कि 13 दिन रह गए हैं सिर्फ, और जो तुर्क कंपनियाँ जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई लाहौर को साफ़ सुथरा बनाने की और बड़े साल बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया, अब वो वापस जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को हम वापस चले जाएंगे। प्रोटेस्ट भी चल रहा है मुलाजमीन की जानिब से, क्योंकि तनख्वाहें नहीं दी जाती, फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं दिए जाते और ये हालात हैं कि कचड़े के जो डब्बे पड़े हैं, कूड़ा उनमें से बाहर गिर रहा है। सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो रही है, लेकिन 13 दिन के बाद ये जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाएगी तो ये प्यारा और साफ सुथरा लाहौर साफ सुथरा नहीं रहेगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, जो कि उनकी बीच भी है और बड़ा नज़र रखते हैं टूर कंपनियों के साथ, वो चाहे अलबराक हो या पैटवी हो, उसके साथ साथ काम करते भी रहे हैं। दुर्र नयाब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्र नयाब। वालेकुम सलाम सिबल। बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब, आपने हमें ज्वाइन किया और ऐसी जगह से ज्वाइन किया जहां पर आपके बैकग्राउंड में कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि आप हैं कहाँ?
जी बिल्कुल, मैंने इस वक्त जो लाहौर का पोश इलाका चूज़ किया है, गुलबर्ग का इलाका, जहाँ पे कभी भी ऐसे हालात नहीं थे, प्रायोरिटी पे कूड़ा उठाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और अच्छे खाते पीते घरानों के लोग यहाँ पे बसते हैं, बड़ी बड़ी अप्रोचेस वाले लोग बसते हैं। और यहाँ पे हर हुकूमत की प्रायोरिटी होती थी कि कोई ये VVIP रूट्स भी हैं गुलबर्ग के, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, आपके वज़रा गुजरते हैं, वज़ीर आला भी इस रूट्स में अक्सर गुजरते हैं। लेकिन हालात इस वक्त ये हो चुके हैं कि 2011 से तुर्क कंपनियों का जो कॉन्ट्रैक्ट था 7 साल का, वो तो इख्तिताम पजीर हो गया था 2018 में ही। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके तोसी दे के टाइम चलाया जा रहा था, लेकिन बिल आखिर अब तुर्क कंपनियों ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो मज़ीद काम नहीं कर सकते एक्सटेंशन पे, क्योंकि जो उनकी कटौतियाँ की जा रही हैं, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे और वो आगे से अपनी मशीनरी और अपने वर्कर्स को चलाने की अब इस्तात नहीं रखते, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब टर्मिनेट करना होगा। इस पे सारी बात आके रुकी और तकरीबन अब 13 दिन पहले ही तुर्क कंपनियों ने अपने काम तमाम वाइंड अप करना शुरू कर दिए हैं, मशीनरी ग्राउंड कर दी है और तमाम तर वर्कर्स को और स्टाफ को अब वो समेटना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद लाहौर शहर की हालत जो है वो तो समेटना शुरू हो गए हैं, जो कूड़ा बिखरना शुरू हो जाएगा उसको कौन समेटेगा? जी सीमल, मुतवस्सत इलाकों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं गरीब इलाकों की बात नहीं कर रहा, मैं तो लाहौर के पोश इलाकों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 24 घंटों के अंदर 2-2, 3-3 दफ़ा कूड़ा उठाया जाता था, वेस्ट लिफ्टिंग होती थी और फौरी तौर पर मशीनरी आती थी, सामान और कूड़ा उठा के कंटेनरों को खाली करके चली जाती थी। आज वहाँ पे 1 हफ्ता हो गया है कि ना कोई बंदा बुरे ने आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये तमाम मशीनरी अब वो ग्राउंड कर रहे हैं और 13 दिन रह गए हैं, 31 दिसंबर को होने वाला है ये उनका इख्तिताम, चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर क्या किया जा रहा है? कोई प्लान बनाया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने या फिर पंजाब हुकूमत ने कि किस तरह से इतना बड़ा शहर किस तरह से कंट्रोल करना है? जी रोज़ पहले कमिश्नर लाहौर डिवीज़न जुल्फ़कार अहमद घुम्मन ने बड़ा हंगामी इजलास तलब किया था और उसमें डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम इदारे मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अब हमारे पास एमरजेंसी लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, शहर में एमरजेंसी लगाई जाए, सफाई एमरजेंसी के तहत तमाम इदारे जिनके पास मशीनरीज हैं वो अपनी मशीनरीज दें, उसमें वासा भी है, उसमें LDA भी है, उसमें MCL भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है और सारे सिस्टम को संभालें। अगर इनकी मशीनरी और इनके 13,000 वर्कर सिस्टम से निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद लाहौर में ऑप्शन क्या है? इस पर मीटिंग हुई, फैसला हुआ, लेकिन 2 रोज़ हो चुके हैं, एमरजेंसी लगाने की दूर की बात, यहाँ पे कोई वर्कर देने को तैयार नहीं है। मुझे तो लग रहा है कूड़ा इमरजेंसी नहीं लगी है, सफाई इमरजेंसी नहीं लगी है, कूड़ा इमरजेंसी लगी है, जो सड़कों पर ढेर नजर आना शुरू हो गए हैं। हम फुटेज भी देख रहे हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि लाहौर की ये सिचुएशन हो गई है वहां पर। और जैसे दुरान याब ने बड़ा वाइजली एक इलाका ऐसा चूज किया जहां पर वाकई सही बात है कि कई सालों से कभी कूड़ा नजर नहीं आया, साफ सुथरी सड़कें, मेन बुलेवार्ड और उससे मुत्तसिल जितनी भी सड़कें, हम तो ये कहते हैं वो मॉडल सड़कें हैं ना, तो उनके ऊपर फोकस किया जाता है, बट फोकस आउट हुआ है यहाँ पर। दुरे मुझे ये बताएं कि अब ये जो सिचुएशन है ये तो मुझे बड़ा तशवीशनाक एक हालत लग रही है, क्योंकि वासा मशीनरी इस्तेमाल कर ले या MCL कर ले या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर ले, पहले भी कंट्रोल नहीं हो रहा था तो इन कंपनीज को हायर किया था ना, और इन कंपनीज ने बहुत साल बड़ा जबरदस्त भी काम किया। इनको रोकने की कोई बात की जा रही है? क्योंकि रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट तो इनका लास्ट जनवरी में ही खत्म हो गया था, रिन्यू के ऊपर रिन्यू हो रहा था, अब दोबारा इसका ऐसा कोई चांस है कि इनको रोक लिया जाए फंड्स देकर? जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 से 3 मरतबा 3-3 माह की रिन्यूअल डाली है, लेकिन अब तुर्क कंपनियों की भी बस हो चुकी है। उनका ये कहना है, उनका मौक़िफ़ है कि पैसे हमें दे नहीं रहे, फंड्स हमें दे नहीं रहे, 13,000 का फ्लीट हमारे पास वर्कर्स का है और मशीनरी का एक बड़ा फ्लीट मौजूद है, उसके डीजल के अखराजात हैं, पेट्रोल के अखराजात हैं, रनिंग एक्सपेंस हैं, 2 बड़ी वर्कशॉप हैं, उनके एक्सपेंसेस हैं, उसको बेयर करना बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते। और सबसे बड़ा मसला ये है कि तुर्क कंपनियां अब तुर्क कंपनियां बगैर किसी सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट के काम करने को तैयार नहीं है। ओके, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि फिर पैसे पूरे पहले दिए जाएं या फिर आइंदा से आने वाला जो प्लान है उसके ऊपर बताया जाए, नए टर्म्स बने और रिन्यू हो ये प्लान। अच्छा, इसके अलावा दुनिया हेल्पलाइन भी है, एप्लीकेशन भी है, इसके अलावा फिर ये बताया जाता है कि उस पर भी प्रॉम्प्ट काम हो रहा है, वो बाकी हो रहा है उस पर कोई काम? वहां पर कोई लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्ड तो कर देते हैं, लेकिन अबूज़र अगर आज आप देखें इसकी एप्लीकेशन की तादाद, तो जो एप्लीकेशंस हैं और जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हेल्पलाइन है, मोबाइल ऐप है, उस पर हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो चुकी हैं लाहौर शहर के हवाले से, और वहाँ पे कूड़ा उठाया ही नहीं जा रहा, कूड़ा उठाने की इस्तात रही नहीं, मशीनरी इनके पास है नहीं, और तुर्क कंपनियाँ इनको मशीनरी देने को तैयार नहीं है, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने इस हवाले से लीगल नोटिस का भी जवाब दिया हुआ है और अपने नोटिस भिजवाए हुए कंपनी को कि वो
दैट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि वो मशीनरी और टेक्निकली एग्जैक्टली। अच्छा दुर्नया, मुझे ये बताएं कि WMC ने इतने अरसे के दौरान कि अपनी कोई मशीनरी मैन पावर रखी हुई थी सेपरेटली इन दो कंपनीज के अलावा? क्योंकि अब हमें तो आगे का सोचना है ना, गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, बट आगे का फोर्स ही करना है कि क्या होगा 31 दिसंबर के बाद। क्या LWMC के पास अपना स्टाफ और अपनी कुछ मशीनरी है या कुछ भी नहीं है? बिल्कुल LWMC के पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। MCL से जो मशीनरी ली थी वो तकरीबन उनके पास जो है वो ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। एक मशीनरी की लाइफ होती है, वो लाइफ पूरी कर जाती है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत जो तुर्क कंपनियों ने मशीनरी ली थी 7 साल के लिए मशीनरी ली थी, अब वो अपनी लाइफ पूरी करके 9 साल की लाइफ पूरी कर चुकी है। और आप खुद देखती हैं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मशीनरी कितना धुआं मारती है, वैसे कितने अफसोस की बात है उनका मोबाइल बर वक्त। जी आप देखिए कितने अफसोस की बात है, कराची में हम कूड़े की सिचुएशन को डिस्कस करते हुए लाहौर की मिसालें दिया करते थे, अब वहां हालात बेहतर हो रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, मशीनरी एक्टिव हो रही है, और लाहौर की हालत क्या होने जा रही है ये हम देख। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। दुर्र नायाब, आपका शुक्रिया, आपने बताया। और 13 दिन पहले ही होश के नाखून ले लें अगर अभी, तो फिर 31 दिसंबर में 13 दिन है, कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू हो जाए और दोबारा से पेमेंट और प्रॉपर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो लाहौर के जो मसाइल हैं और ये खासकर कूड़ा उठाना स्पीडी करना पड़ेगा ना। 13 दिन के बाद जब कचरा कुंडी बन जाएगा और कूड़े के ढेर नजर आएंगे तब रियलाइज करेंगे। लेट्स होप कि किस करते हैं, 13 दिन है, देखते हैं क्या होता है। आप उम्मीद लगाकर बैठे, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ इस तरह से हो सकेगा, और फिर उसके बाद इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और इमरजेंसी में इक़दाम उठाने पड़ेंगे। वो कूड़ा इमरजेंसी होगी या सफाई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, और आपको आज के दिन की मुनासिबत से बताएं कि मारूफ अदाकार और मुसन्निफ कमाल अहमद रिजवी की आज 5वीं बरसी है। उनको हमसे बिछड़े 5 साल हो चुके हैं। अदाकार कमाल अहमद रिजवी 1930 को भारत में पैदा हुए और कमाल अहमद ने अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे भी लिखे। कमाल अहमद रिजवी हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवा चुके थे और बच्चों का अदब भी तख्लीक किया और फिर तराजुम भी उन्होंने किया। वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी गए मगर वहाँ जी नहीं लगा। टीवी पर मशहूर ड्रामा सीरीज अलिफ नून ने कमाल अहमद रिजवी की शोहरत के बामे अरूज बख्शा। उन्होंने जिन थिएटर और टीवी ड्रामों में काम किया, अपने फ़न के जौहर दिखाए, उनमें मिस्टर शैतान, आधी बात, बलाकी, बदजात, बादशाहत का खात्मा, जूलियस सीरीज, खोया हुआ आदमी, ख्वाबों के मुसाफिर, साहब बीबी गुलाम, चोर मचाए शोर, हम सब पागल हैं और आपका मुखलिस शामिल है। कमाल अहमद ने बच्चों का अदब भी लिखा और उनका जो ये तमाम काम था उसमें बड़ी ज़बरदस्त पजीराई भी उनको मिली। अदाकार नन्ना के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था और टीवी स्क्रीन पर उनकी जोड़ी बड़ी फेमस थी। अलिफ और नून जो कि ड्रामा जिसका जिक्र भी हमने किया है, वो एक शोराफाक ड्रामा था, आज भी लोग उसको याद करते हैं। और हम जब अक्सर जिक्र करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ का तो यही कहा जाता है कि उस वक्त सन्नाटे क्यों थे, क्योंकि इस तरह के लेवल की प्रोडक्शन होती थी। बिल्कुल, सड़कों पर सन्नाटे हुआ करते थे और लोग अपने अपने टीवीज के सामने जमकर बैठ जाया करते थे और देखा करते थे। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और जन्नत में करवट करवट उनको जगह दे, और यही दुआ है जो आज उनके फैंस उनको याद कर रहे हैं उनकी भी। और नाज़रीन, आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।